हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक वंस अगेन बिफोर ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, क्या आता है क्या नहीं आता है। जो कुछ नए विद्यार्थी भी हैं और कुछ एग्ज़ाम में अपीयर भी हो चुके होंगे तो उन्हें अच्छे तरीके से अवगत होगा। फिर भी मैं आपको बिल्कुल आज एग्ज़ाम हॉल में बैठा दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या आता है, और आपको बहुत करीब से आपकी रूह से उसको अवगत करवाऊंगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन किया है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रामर, वोकेब, कंप्रहेंशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन और PQRS जिनको लोग कहते रहते हैं, फेमस वर्ड हो चुका है PQRS, पैरा जम्बल्ड सेंटेंस, और इनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है, सही नाम इनके। तो ग्रामर पोर्शन में देखते हैं एरर डिटेक्शन आती है कि आपकी अंग्रेजी भाषा में अशुद्धियाँ क्या हैं। ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। बिल्कुल दोनों एक ही पैटर्न पे आधारित हैं, बस इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट पहचानना पड़ता है कि किस पार्ट में गलती है। इसमें आपको ऑप्शन दे करके गलती पहचाननी पड़ती है और उसको सही करने वाला आपको सुधारना पड़ता है, सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है। और अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन भी आ सकता है और आपकी वोकेब से भी पूछ लेता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद वोकेब में एंटो, सिनो, इडियम्स और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन जनरली पूछा जाता है। तो एरर डिटेक्शन कितने नंबर से पूछे जाते हैं आपके? 10 नंबर के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके कितने नंबर के? 10 नंबर के। और फिल इन द ब्लैंक्स आपके केवल 5 नंबर के आएंगे। अब देखिए, एरर डिटेक्शन तो सीधे सीधे पूरा ही जनरली ग्रामेटिकल बेस्ड होता है। पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रूल्स पर ही आधारित होंगे। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी जनरली एक आधी मीनिंग से संबंधित हो सकता है, सुधारने के लिए। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है। और फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आते हैं। इसमें ग्रामर भी हो सकती है और वोकेब भी हो सकती है। ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ग्रामर भी हो सकती है और वोकेब भी हो सकती है फिल इन द ब्लैंक्स में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ग्रामर भी हो सकती है, वोकेब भी हो सकती है, लेकिन एरर डिटेक्शन में प्योर आपके रूल बेस्ड गलतियां पूछी जाती हैं। वोकेब की देखते हैं। वोकेब में एंटो, सिनो सभी को पता है। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। इडियम्स भी पूछ सकता है पूरे पांचों की पांचों। एंटोसिनम कितने के आते हैं? एंटोनियम 5 नंबर के। सिनोनियम भी कितने नंबर के? 5 नंबर के। और इडियम्स फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन 5 नंबर का पूछा जा सकता है। पांचों फ्रेजल वर्ब भी हो सकती हैं, बहुत कम चांसेस है। पांचों इडियम जरूर हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगला है कॉम्प्रहेंशन। ये 15 नंबर के 3 अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। इनको अपठित गद्यांश बोला जाता है। आपको पैसेज दे देगा, 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको आंसर देना है। और क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं 20 नंबर के। इनसे लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगेन एक्टिव पैसिव 10 नंबर के, नरेशन 10 नंबर के, और 5 नंबर के सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिनको PQRS होते हैं। ये पोर्शन भी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं मेनली जो आपको फोकस करवाऊंगा वो एरर डिटेक्शन, जहाँ से आप नंबर ला सकते हो, यहाँ पे आप अटक सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इनको अटेम्प्ट करना हो, किस किस तरीके से ये पूछे जाते हैं। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी भी होंगे जो शुरुआती तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें परेशानी होती है कि तैयारी कैसी की जाए, क्या की जाए, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको। बिल्कुल आपको ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट बताता हूँ मैं आज आपको, ये किस तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं यहीं पे आपको बताता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहीं से आपको बताऊँगा। पहला एरर डिटेक्शन 4 पार्टों में आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि ही गिव्स मी अ पेन यस्टरडे। ही गिव्स मी अ पेन यस्टरडे। ब्लॉक कहीं पे भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। और चौथा पार्ट वो नो एरर वाला ही रहता है। यहाँ दे देगा A, दे देगा B, C और D। आप अपने मन से घर पे भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ही गिव्स मी अ पेन यस्टरडे, वह मुझे कल एक पेन देता है। हिंदी में अनुवादित देखिए, जिन व्यक्तियों को थोड़ी भी इंग्लिश आती है, मुख्य क्रिया में यदि एस या ईएस जुड़ जाए, सुन लो, मुख्य क्रिया में यदि एस या ईएस जुड़ जाता है तो रट लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो दवा। तो ही गिव्स मी अ पेन, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और यस्टरडे तो कल होता है। तो बिल्कुल किसी को भी पता चल जाएगा यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो वह मुझे कल एक पेन देता है।
हिंदी में तो बस हिंदी में ही जब गलत लग रहा है तो इंग्लिश में तो गलत होगा ही ना। तो गिव को क्या कर देंगे, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव गिव। जब वाक्य में यस्टरडे, ठीक है ना, लास्ट नाइट और एगो, इतने सारे जो भूतकाल से जुड़े हुए शब्द लगे हुए होते हैं, यस्टरडे लगा होगा, 2 आवर्स एगो लगा होगा, ठीक है ना, लास्ट नाइट लगा होगा, लास्ट मंडे लगा होगा, लास्ट संडे लगा होगा, लास्ट मंडे लगा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वाक्य को क्या कर देंगे हम, गिव कर देंगे। इतना तो खैर रूल बेस्ड आप जब तैयारी करते हैं तो हो जाता है, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि वाक्य इस तरीके से आते हैं, लेकिन 10 की 10 वाक्य ऐसे नहीं आते। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूं। आप सोचो कि 10 की 10 में मैं यही रूल लगा लगा करके कर दूं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एक वाक्य देता हूं, जेसी बोस इज सेड टू हैव प्रूव दैट trees and plants feel pleasure and pain। गलती आप कहीं पे भी लगा लो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गलती भी आती है वाक्य में, कभी कभी बहुत आपको कंफ्यूज कर देगा। वो कैसे कर देगा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जेसी बोस इज सेड, पढ़ रहा हूं मैं आपको, यदि नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जेसी बोस इज सेड टू हैव प्रूव दैट ट्रीज एंड प्लांट्स फील प्लेजर एंड पेन। के जेसी बोस को यह कहा जाता है कि उन्होंने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों को भी दुख और सुख का अनुभव होता है। अब ये जो वाक्य है वो आप एरर डिटेक्शन के रूल्स से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत स्तर तक की ग्रामर आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी ये भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर गलती कुछ लोगों ने हो सकता है डिटेक्ट कर ली हो और कुछ लोग हो सकता है नहीं कर पाए हो। तो देखते हैं कैसे है कि जेसी बोस इज सेड टू हैव प्रूव। यहां पर गलती आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जेसी बोस इज सेड में तो कोई गलती नहीं है। पैसिव परफेक्ट और इन्फिनेटिव, पैसिव परफेक्ट इन्फिनेटिव सेंटेंस है ये। जब आप इन्फिनेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, फिर पैसिव इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, फिर पैसिव परफेक्ट इन्फिनेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो जेसी बोस इज सेड टू हैव, यहाँ पे प्रूव किया गया, प्रूव्ड का प्रयोग किया जाएगा। जबकि आप टू हैव जब भी आता है, टू हैव और पैसिव बनाते हैं आप उसका परफेक्ट इन्फिनेटिव से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आप हटा देता हूं मैं, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जैसे कि he seems to have killed that man, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उस व्यक्ति का उसको मार दिया है, जान से मार दिया है। तो देखिए seems to have, टू हैव के बाद वर्ब की किसका प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे की क्लासेस आएंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगा इसको भी पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको एक एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो ही सीम्स टू हैव किल दैट मैन, तो यहाँ पर वाक्य फिर से क्या है, टू हैव के बाद वर्ब की किसका फॉर्म किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं यहाँ पर गलती आती है। देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए ही सेड मी टू प्ले क्रिकेट yesterday, he said me to play cricket yesterday। अब देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, कुछ गलती पकड़ में आएगी क्या। यदि आपने ग्रामर पढ़े होंगे, नरेशन पढ़े होंगे तो आपकी गलती समझ में आ सकती है। ही सेड टू मी, अब टू यहाँ लगे कि यहाँ लगे, तो इस प्रकार से भी कईयों बार आपके नंबर को काटने के लिए, उड़ाने के लिए आपको इस प्रकार की गलतियां दी जाती हैं। आदमी कंफ्यूज ही हो जाएगा कि कहाँ गलती लगाई जाए, ठीक है ना। तो
जनरली क्या होता है कि आंसर की में कभी कभी करेक्शन भी होता है, हम उसमें रिप्रेजेंटेशन लगा देते हैं तो आंसर करेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस समय सूझबूझ के साथ कभी कभी नहीं भी करेक्ट करके दिए जाते हैं। तो सूझबूझ कैसे यूज की जाए? देखिए, ही सेड मी टू। अब आपको ग्रामर के एक अगले पोर्शन पर जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे आप? कि सेड वर्ब के साथ ही सेड टू मी, सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं आता, कभी आ ही नहीं सकता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो टू प्रीपोजिशन के साथ ही आता है। ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, ही सीम्स टू हैव सेड टू मी। तो सेड टू, से टू, से टू, हमेशा रट लो इसको, से के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा, बिना टू के नहीं आता। ही सेड टू मी आएगा तो, लेकिन टू लगाए कहाँ? यहां लगाएं, यहां लगाएं, कहां लगाएं? तो जनरली ए पार्ट ऐसे दे देगा, बी पार्ट ऐसे दे, और आप कंफ्यूज हो गए नंबर उड़ाने के लिए। तो एक बात आगे का रूल याद रखना कि ही सेड टू मी, आप यहां पर टू लगा दें तो वाक्य आपको ऐसा लग रहा होगा करेक्ट हो गया, लेकिन ये वाक्य अभी भी इनकरेक्ट है। कभी भी सेड वर्ब के साथ, सेड टू वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। यदि आपको याद हो तो कुछ वर्ब फिक्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट मतलब मी, यू, ही का हिम, ठीक है ना, इस तरीके से शी का हर, दे का देम, देम जो सेकंड वाला बोल रहा हूं मैं, दे, देम, देम सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, आई, मी सेकंड वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब भी मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसने मुझे या वह चाहता है कि मैं ये काम करूं, ही वांट्स मी टू डू दिस वर्क, ही वांट्स मी टू डू दिस वर्क, ठीक है ना। तो वांट्स मी और टू डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले भी मुख्य क्रिया वांट यानी चाहना, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सेड टू वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर कुछ वर्ब फिक्स होती हैं, जैसे कि टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए वही मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट और सॉरी टू, यहाँ पर टू गो देयर। या ही रिक्वेस्टेड मी, ऑर्डर को रिक्वेस्ट से चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, ठीक है ना। और ही वांटेड मी टू, आप कुछ भी कर दो, लेकिन आप इस जगह सेड टू वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते कि ही सेड टू मी टू, आप टोल्ड का प्रयोग कर दो, जो कि आप नरेशन में बदलते हो सेड टू को टोल्ड में। लेकिन सेड टू, तो आप पार्ट में कहाँ गलती होगी? ए पार्ट में गलती होगी, क्योंकि सेड वर्ब का भी गलत प्रयोग वो देगा, 100% ए में ही गलती दे देगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर टू तो यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है। नहीं, आप उसकी एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच पाएंगे, तब आपको दसों एरर करने में सहूलियत हो पाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो आप अब किस से तैयारी करेंगे? एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स की। देखिए, इसकी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट यो मैंने देखा है और जिस पर इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी वो है ये चैनल, दिव्यांश बिरतरे यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको इस तरीके के अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको कराई जाएगी। इसी प्रकार आपको वो सेंटेंस बहुत सारे दे देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट yourself from coronavirus, fill in the blanks your hands। किसी में भी दे सकता है, आप तो उसको कुछ भी समझ लो। fill in the blank दे सकता है, आपको ऑप्शन भी दे सकता है। तो fill in the blank दे देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देगा तो अंडरलाइन कर देगा, fill in the blanks देगा तो खाली छोड़ देगा, ठीक है। जो भी आपको देना है, फिर आपको दे देगा यहाँ पर वॉश, दूसरा दे देगा आपको क्लीन, तीसरा दे देगा आपको थ्रो, चौथा दे देगा आपको सैनिटाइज। अब आप समझ गए, सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको केवल एग्जाम से बहुत अंदर से रूबरू करा रहा हूं कि किस तरीके से आपको मार्क्स में कटौती मिलती है
और कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, यदि आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अपने हाथों को ये कर लो, आप वॉश भी कर सकते हैं, आप क्लीन भी कर सकते हैं, आप थ्रो नहीं कर सकते, हाथों को फेंक तो नहीं सकते, सैनिटाइज कर सकते हैं। अब आप मुझसे बहस करेंगे कि वॉश भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्लीन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सैनिटाइज आ सकता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड आपको क्या लगता है? वॉश तो आप नॉर्मली भी धो लेते हैं, क्लीन आप साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सैनिटाइज क्या होता है? किसी इन्फेक्शन से जब अपन को हाथ साफ़ करने होते हैं, जैसे कि कोई वायरस आ जाता है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है। तो आपके हाथ में वायरस आ जाता है तो आप उसको सैनिटाइज करते हैं। तो ज़्यादा आप सभी को पता है, इस पर ज़्यादा मुद्दे पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आंसर क्या आएगा आपका? अप्रोप्रिएट आंसर, सैनिटाइज योर हैंड्स। तो ये कैसे क्लियर होगा? यही सेम कंसेप्ट आपका क्लोज टेस्ट में भी काम में आता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये इस तरीके की जो वोकेबुलरी है ना, वो आगे आपको क्लोज टेस्ट में काम में आने वाली है। अब आपको कोरोना वायरस से संबंधित कोई आपको क्लोज टेस्ट दे दिया जाता है। ये तो हो गई एरर डिटेक्शन की बात, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात। अब तैयारी कैसे करनी है? चैनल के माध्यम से जो आपको MB पब्लिकेशन के सेट पेपर लगवाए जाते हैं और जो भी आपको एरर्स यहाँ पर सॉल्व कराई जाती, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे गधई बच्चा क्यों ना हो, बिल्कुल उसे कुछ आता ही क्यों ना हो, उसे कुछ नहीं आता, आप तो ये मान लीजिए, यदि वो भी धीरे धीरे करके तैयारी करना शुरू करेगा, ग्रामर के पहले रूल पढ़ेगा, फिर इस बुक से कवर करेगा, फिर उसको कंप्लीट होने के बाद दूसरी बुक पर मूव करके उसको कवर करेगा, तो उसकी ये नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ कि 10 जो एरर आती हैं, 10 जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, इनमें से 2-2 आदमी के गलत हो जाते हैं। वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपका स्कोर 10 में से 8 बहुत अच्छा स्कोर है। एरर में यदि आप कर लें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आप 10 में से 8 स्कोर कर दें, बेटर है आपके लिए। लेकिन ये क्या होता है, कमज़ोर जो विद्यार्थी होता है वो बेचारा 4 से 5 नंबर पर सिमट जाता है, तो वहाँ पर उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो 4 से 5 8 बढ़ाने में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। 5 से 8 ऐसे नहीं बढ़ जाते। 5 से 8 के लिए आपको 6 से 8 महीने है ना, वो लग करके बिल्कुल खपा खपा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप 10 में से 8 ला पाएंगे। वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हाल है, वही फिल इन द ब्लैंक्स। 5 में से 1 सही होता है, लोगों के 2 सही होते हैं। अब 5 में से कितने सही करने हैं? हमें 4 सही करने हैं। 4 सही करने तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बार बार आप पूछते रहते हो कैसे इंग्लिश पढ़ूं, मैं ये कैसे करूं, मैं ये वो कैसे करूं, तो ऐसे करूं सामने। आपको मैंने ये सब पैटर्न समझा दिया कि कैसा आता है। अब आपके मेन मुद्दे पर आते हैं। एक्टिव पैसिव भी जिन लोगों के सही हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव तो फिक्स रूल है। एक्टिव पैसिव में आप 10 में से 10 ला सकते हो, मैं कह रहा हूं आपसे। नरेशन में आप 10 में से 10 ला सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, फिर आपके क्लोज टेस्ट पर चलते हैं। क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज को कैसे करते हैं। एरर डिटेक्शन में आप 10 में से 8 नंबर ला सकते हो बहुत अच्छी पढ़ाई करके। 2 तो फिर भी गलत हो ही जाते हैं, वो तो हो जाते हैं। आप मान लीजिए नेचुरल प्रोसेस है। एक हाथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही होता है कि जिसके 10 में से 10 भी सही हो जाते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। और लाने वाले तो 10 में से 10, लाने वाले तो 100 में से 100 भी ले आते हैं इंग्लिश में, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको चूंकि सिलेक्शन चाहिए और अच्छे मार्क्स चाहिए, इंग्लिश इसमें से इतने नंबर लाए जा सकते हैं। और कमजोर विद्यार्थी शुरुआत में होते हैं, जो शुरू में परीक्षा देते हैं, वो 4 से 5 नंबर पर सिमट जाते हैं, और पढ़े लिखे विद्यार्थी के 8 नंबर आ जाते हैं। समझ गए आप? इंप्रूवमेंट के देख लेते हैं अब। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसमें से भी 10 में से आप 8 बिल्कुल ईजी ला सकते हैं। वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामेटिकल पोर्शन आपका क्लियर है। और भी मैं बताऊंगा कि और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। जो मैं 95 और 100 की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगा 100%। फिल इन द ब्लैंक्स दे के लेते हैं। 5 में से कितने लाए जा सकते हैं? 4 बिल्कुल 100% लाए जा सकते हैं यदि आपकी वोकैब क्लियर है। अब आते हैं आप एंटोसिनो और ईडियम फ्रेजेस। ये 5-5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इनमें से आप एंटो में 4 नंबर ला सकते हैं। एक गलत हो जाता है क्योंकि वोकैब किसी की भी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती। लिख लो, यदि उसने कसम खा के दिया है ना कि जे एंटोनिम में बीच में से ऑक्सफोर्ड में से ढूंढ डाल के उसने 4 ऑप्शन बना के दे दिए, तो वो आपसे नहीं बनेगा किसी भी तरीके से। क्योंकि हमारी मातृभाषा इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है, और हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इतने सारे शब्द तो आधे तो लोग तो हिंदी भी नहीं सही कर पाएंगे। हिंदी भी इतनी कठिन लैंग्वेज है कि पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द उनके भी गलत हो जाते हैं। लेकिन ये तो इंग्लिश है, तो दूसरी लैंग्वेज है, तो उसमें आप कैसे सही कर सकते हैं? कई बार 5 भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फिक्स चीज कुछ भी नहीं है, बट आपकी सुदृष्टि से एंटोनिम में आप 4 नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हो बहुत मेहनत करके। सिनोनिम में भी वही 4 नंबर, एक इसमें भी गलत मान लो, और ईडियम फ्रेजेस में भी 4 नंबर।
इतना बेस्ट स्कोर माना जाता है। एक हाथ स्लिप हो गया, 3 नंबर आ गए, एक हाथ गलत हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा मेरी मानिए आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। अब आप आते हैं एक्टिव पैसिव पे। ये एकमात्र ऐसे पोर्शन है जो कि यदि आपने इस चैनल से पढ़ ली है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ 10 में से 10 नंबर आएंगे, लिख के रख लो। लेकिन ढंग से पढ़ना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर आपने तो कही थी पूरे आ जाए। 100% एक भी एक्टिव पैसिव नहीं है जो बाहर चला जाए उससे, और ना ही कोई नरेशन। एक्टिव पैसिव हो गए और नरेशन 10-10 नंबर के आते हैं, बिल्कुल सटाक 10 नंबर आएंगे आपके 100%। फिर भी आदमी मूर्खता बस एक हाथ गलती भी करते तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, 10 में से 9 भी आ गए तो भी, लेकिन 10 आपको लाने हैं, 10 इसमें भी आपको लेके आने हैं। यहाँ तक तो पटरी बड़ी आसानी से डमाडोल करते हुए खिसकती चली जाती है। 8 8 16 4 20 24 28 4 32 हो गए, यहाँ पर आपके 42 हो गए, और 52 नंबर की व्यवस्था आपकी यहाँ पर हो गई। अब जो आपका मेन संघर्ष शुरू होता है, वो शुरू होता है अनसीन पैसेज में और क्लोज टेस्ट में। और जो आगे की चीज़ें हैं उनमें जो एक और चीज़ बताई थी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जम्बल्ड इनको बोलते हैं, इनको कैसे किया जाए। अब आते हैं हम क्लोज टेस्ट की बातों पे। क्लोज टेस्ट देखिए, क्लोज टेस्ट में तीनों ही लिख देता हूँ, अनसीन पैसेज भी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं। और PQRS इनको आप बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उतना जो पोर्शन है उसको आप मेहनत करके, कोई भी एक आम साधारण बच्चा उसमें नंबर ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये किसी भी शिक्षक के आपके हाथ में नहीं है आपको सिखा पाना, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब जो क्लोज टेस्ट को अपन देख लेते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट की बात करते हैं हम, इसमें कैसे आते। तो क्लोज टेस्ट का कभी भी कोई किसी भी एग्जाम में फिक्स नहीं रहता। इसके लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर पढ़े हुए हो जिससे आपको बहुत अच्छी वॉकिब का ज्ञान भी हो, और आपके बिल्कुल फ्लो में रहो। क्या होता है कभी कभी जो होते हैं क्लोज टेस्ट में, कभी कभी मीनिंग बेस्ड भी, वो ग्रामर बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी। यस्टरडे के बाद देयर का प्रयोग, देयर होगा वहाँ था। यस्टरडे के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। प्रीपोजिशन की गलती देगा, लाफ एट दे देगा आपको, ऑन दे देगा, तो आप उसको सही कर आएंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या तो फिर तुक्का मारता है, 4 सही कर लेगा, 4 तो बन जाते हैं आदमी से। बाद बाकी में सब मैंने देखा है, बहुत से विद्यार्थी जो हैं, सर हम तो लगाया है, हमें पता नहीं है क्या था क्या नहीं था। तो कुछ व्यक्तियों का तो अब वो किस्मत वाली बात है कि आपको उसको कैसे करके आए, लेकिन इसको यदि कवर करना है बहुत अच्छे से, और आपको इसमें 8 मार्क्स तो इसमें जो व्यक्ति ले आया उसकी तो नैया बिल्कुल पार हो गई, ये समझ लो। 60 नंबर तो यही हो गए, 8 नंबर यहाँ पे लाने से। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स, आपको इसके लिए मैं सोर्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, या अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस हैं, या सेंटेंस, उन्हीं को आप रीडिंग करते हैं। SSC CGL में, CHSL में आपको कभी पढ़ने की कमी नहीं होगी, इससे आप टॉपिक से रूबरू हो जाएंगे। आप यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ नहीं देखना चाहते मत देखिए, इंग्लिश लिटरेचर नोवेल नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल मत पढ़िए। आप तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के क्लोज टेस्ट, एक ही क्लोज टेस्ट को 10 बार पढ़ लीजिए, उसकी मीनिंगों को रट लीजिए। जितने भी एग्जाम में आए सबको रटने की जरूरत नहीं, जितने आपसे हो सके उतने रट लीजिए। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि आपके 6 से 7 नंबर आ जाएंगे यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ के उसकी मीनिंगों को कंठस्थ याद कर लिया, तो 6 से 7 नंबर आपके आ जाएंगे क्लोज टेस्ट में। अब जैसे कि इसमें क्यों नहीं आ पाते वो भी बता देता हूं मैं, क्यों आदमी फेल हो जाता है। क्या है कि आप हैं कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, और कोई किसी भी ग्राउंड से नहीं है, तो आपको वो इसमें मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड क्लोज टेस्ट दे देगा। तो मेडिकल फील्ड की अलग वोकेबुलरी होती है, ठीक है ना। जैसे कि कैंसर को मैलिग्नेंट भी बोला जाता है, मेलानोमा स्किन कैंसर सबसे घातक होता है, तो उससे संबंधित आपको वो बायोप्सी दे देगा, डायग्नोसिस शब्द दे देगा, ट्रीटमेंट शब्द दे देगा, अलग शब्द चलते हैं वहाँ, बिल्कुल अलग वोकेबुलरी है मेडिकल टर्म्स की पूरी तरीके से। पैरामेडिकल स्टाफ अलग वर्ड है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के शब्द चलते हैं। अब आपको मान के चलो मेडिकल के दे दिया उसने, हटा के उसने दूसरा हटा दिया, उसने हिस्टोरिकल दे दिया,
तो वहाँ पे एम्परर जैसे शब्द आ जाएंगे, डायनेस्टी जैसे शब्द आ जाएंगे। समझ रहे हो, डायनेस्टी यानी वंश, गुलाम डायनेस्टी, ठीक है ना। सक्सीडेड, वो सक्सेसर होता है, मतलब जो व्यक्ति दूसरे का सिंहासन पे आता है वो सक्सेसर हो जाता है उसका। तो इस तरीके की वहाँ को आपको अलग वोकेबुलरी। अब उसने उठाया तो पॉलिटिकल दे दिया, तो यहाँ पे पोल्स, वोट, वोट फॉर, प्रीपोजिशन, इस तरीके से बहुत सारे इसमें आपको पॉलिटिकल वोकेबुलरी मिल जाएगी कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी, लीडर मिल जाएगा, लीडिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल आएंगे। इसी प्रकार वो आपको ज्योग्राफिकल दे देगा तो फिर वहाँ पे अलग समस्या क्रिएट हो जाएगी, वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन जैसे शब्द, अर्थक्वेक जैसे शब्द। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसलिए क्या होता है कि कवर कर पाना आदमी इसमें गलती कर जाता है, क्योंकि उसकी वोकेबुलरी इतनी क्लियर नहीं होती है कि वो इनको मीनिंगों को समझ, और ज़्यादातर वोकेबुलरी बेस्ड पूछे जाते हैं तो आदमी वहाँ फेल हो जाता है। इसी प्रकार अनसीन पैसेज का क्या है कि उसमें डीप मीनिंग पूछ लेता है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने आप। अब मैं अनसीन पैसेज को आपको लिख के कैसे बताऊं, आप पढ़ेंगे जब उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका आंसर देख लेंगे आप, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे आप 15 से 20 30 क्लोज, आप तो 30 अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए उनके, अपने आप ही आपके अंदर से एक भावना जनरेट हो जाएगी कि हाँ अब अनसीन पैसेज मेरे सही हो जाएंगे। और आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए भी सेम चीज़ है, रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपका वाक्य कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद क्या आना चाहिए, आपको सेंटेंस कनेक्टर पता होना चाहिए कि बिच जोड़ता है सेंटेंस को, वर्ड जोड़ता है सेंटेंस को आगे तरीके से। तो वो सब चीज़ें आपको रीडिंग स्किल्स से, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल से कि वो इस पर क्लोज टेस्ट पर वीडियो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस कराते रहें, और अनसीन पैसेज की भी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। और सबसे इससे पहले आपको क्या करना है, आपको जितनी भी प्रीवियस ईयर में क्लोज टेस्ट पूछे गए, अनसीन पैसेज पूछे गए और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मेहनत इज योर्स, लेबर इज योर्स, हार्डवर्क इज योर्स। बाद बाकी ये चैनल आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैंने आपको अधिकतर चीज़ों से रूबरू करा दिया। फिर भी यदि आपकी कोई फीडबैक हो, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताइए। और इस वीडियो को देखिए, इतना स्वार्थी मत बनिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको औरों को भी कीजिए। औरों को भी जॉब की ज़रूरत है, वो भी परेशान है, कोई बेरोजगार ना रहे, सब लोग आगे बढ़ें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को जरा सा भी दुख नहीं होना चाहिए। आप अच्छा कीजिए, एक ऊपर एक शक्ति विराजमान है जो कि आपको हर वक्त, हर घड़ी, हर समय देख रही है। आप जितना भला करेंगे उतना आपका भी होगा। कर भला सो हो भला। जय हिंद।